प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा आज बेहद नाजुक विषय पर है। कोई और विषय पर इस समय चर्चा हो भी कैसे सकती है जब पूरा देश अचंभे में है और शोक में है। और हो भी क्यों ना हो, जिस कश्मीर घाटी में अरसे बाद शांति आई थी वो अचानक अशांत हो गया। कल जो कुछ पहलगाम में घटित हुआ है उसने न केवल हर भारतीय का बल्कि इस दुनिया में जिसकी भी मानवता के प्रति थोड़ी भी संवेदना है उसके मन को आहत किया है, द्रवित किया है और आक्रोशित किया है। कश्मीर घाटी में कल दोपहर तमाम निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर चुन चुनकर हमला बोला गया। मजहब पूछ पूछ कर गोलियां चलाई गई और कुल मिलाकर इस आतंकी वारदात में 27 निरपराध लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अनगिनत लोग घायल हैं और इन घायल लोगों के उपचार के संदर्भ में जहां डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं वहीं देश भर में दुआएं की जा रही हैं। इन सब के बीच भारत सरकार की तीव्र प्रतिक्रिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं कश्मीर पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश दौरे पे थे अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौटकर आए। जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उस समय पर देश के तमाम शीर्ष मंत्री और सुरक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ एक बैठक कर रहे हैं इस बात पर विचार करने के लिए कि अब आगे क्या, अब आगे क्या पर ही हमारी बातचीत है। हमारा आज का विषय है आतंकी नरसंहार, जवाब देने को देश तैयार। क्या हम इस आतंकी नरसंहार के संदर्भ में केवल इतना कहकर अपनी औपचारिकता भरी श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे कि यह आतंकियों की कायराना करतूत है? क्या एक बार फिर इससे पाकिस्तान के ताड़ जोड़े होने की बात कहने के साथ हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? क्या इस घटना के संदर्भ में, इस हमले के संदर्भ में हम महज एक हादसा मानकर इसे 2, 4, 6 दिन में भुला देंगे, या हम अब एक निर्णायक नतीजे पर पहुंचेंगे और उस सपने को साकार करने की कोशिश करेंगे जिस सपने को साकार होने का दावा तमाम हुक्मरान समय समय पर करते हैं? कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख ने अभी पिछले हफ्ते ही एक समारोह में भाषण दिया और उसमें यह दावा किया कि कश्मीर हमारे गले की नस है और भारत के कब्जे वाले कश्मीर को मुक्त कराने के लिए हमारे कश्मीरी भाई वीरतापूर्वक जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनको अकेले नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान सैन्य प्रमुख का हफ्ते भर पहले किया गया यह दावा, अंदर हुआ पर्यटकों पर यह हमला कहीं ना कहीं परस्पर तार जुड़े होने का संकेत देता है। क्या इन संकेतों के बीच हम महज एक बालाकोट हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के साथ में अपनी तारीफ कर लेंगे, या अब हम उस सपने को साकार होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे जिसमें तकरीबन 75 साल से पाकिस्तान के कब्जे में रह रहा अवैध कश्मीर का क्षेत्रफल अब भारत के आधिपत्य में आ जाना चाहिए? इस विचार को जहन में रखते हुए हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किस तरीके के बदले की अपेक्षा देश करता है? क्या इस देश की जद्भावना है और क्या देश के हुक्मरान इस विषय में कुछ सोच रहे हैं? इस पर विस्तार से बात करते हैं। इस सपने को साकार करने में क्या अड़चने हैं, क्या उलझने हैं और क्या संभावना है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि हम आतंकवादियों से लड़कर आतंकवाद को पैदा नहीं करते, हम उन्हें अनदेखा करके आतंकवाद को आमंत्रित करते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, क्या कमाल की बात कहकर गए। उन्होंने बताया कि जो आतंकवाद होता है उसका मजबूती से सामना करना होता है और सामना करके उसे खत्म करना होता है। अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आतंकवाद और व्यापक स्वरूप ले लेता है। तो क्या अब खात्मे का समय आ गया है? इस बात को जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी से देश को उम्मीदें हैं, क्योंकि देश का मुख्य सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी। हामिद मलिक जी हमारे साथ में हैं,
कश्मीर जिस नेता पर भरोसा करता है वो उमर अब्दुल्ला है। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में ये जाहिर हुआ। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस घटनाक्रम के बाद क्या सोचती है जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ में कर्नल सेवानिवृत्त संजीत सिरोही साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे समझना चाहेंगे क्या कुछ इस समय सुरक्षा बल कर सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं रमेश भांजी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसे जब भी नाजुक मसले होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। आप सभी का दुख की इस घड़ी में औपचारिकता के लिए स्वागत है। संवेदनाएं हमारे उन तमाम शहादत दिए हुए लोगों के प्रति हैं जिन्होंने कल के हमले में अपनी जान गंवाई है। इन सब के बीच में शुरुआत डॉक्टर ताहिर चौधरी से करेंगे, लेकिन उससे पहले इस घटनाक्रम के संदर्भ में कुछ बयान हमारे पास हैं, उन पर दृष्टि डालेंगे। Of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. We war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended. And it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर सार्वजनिक मंच से खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो कश्मीर के अंदर जो भारत के आधिपत्य में है, उसमें जो लड़ाई चल रही है, उसमें जो कुछ भी हो सकेगा लड़ाई लड़ने वालों को हम उपलब्ध कराएंगे और आप देखेंगे या कुछ करेंगे। देखिए हिमांशु जी, कल का जो वाकया हुआ है कश्मीर के अंदर, मुझे लगता है कि उसके लिए जितनी भी निंदा की जाए, जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, वो कम होंगे। निहत्थे लोगों के ऊपर, पूरे देश से आए हुए जो हमारे टूरिस्ट थे, उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक करते हैं और नाम पूछ पूछ के उनको मारा जाता है। एक हमारी बहन कहती है कि मुझे भी मार दो, और उसे ये कह दिया जाता है कि आपको इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप मोदी जी को जाके बताइए कि हमने ये कारनामा किया। पूरा कश्मीर कल से रो रहा है, कश्मीर के लोग रो रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक नया कश्मीर जो सामने आ रहा था, उसे कहीं ना कहीं दाग लगा है। और मुझे लगता है कि देश की सरकार इस चीज को कैसे हैंडल करना है, उसके ऊपर प्रॉपर ढंग से प्लानिंग की जा रही हो। आपने डिफेंस मिनिस्टर साहब का बयान सुन लिया
उन्होंने यहां तक कह दिया कि इन लोगों को तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उन लोगों को भी हम नहीं छोड़ेंगे जो पर्दे के पीछे बैठ के प्लानिंग करते हैं। इशारा साफ जाहिर है। मुझे लगता है कि देश को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन इन परिवारों के हम आंसू नहीं पहुंच सकते। इन्होंने अपनों को खोया है और पूरा देश सदमे के अंदर है। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इन टेररिस्ट को, और जो लोग भी इसके पीछे हैं और जो लोग ग्राउंड जीरो पे इनकी मदद करते हैं, कि जब तक कोई लोकल मदद नहीं करता तब तक ये चीजें में कामयाबी नहीं मिलती है। और अगर उनको इस अपने स्टैंड में कामयाबी मिली है तो ये लोकल्स कहीं ना कहीं हाथ बीच में। नहीं डॉक्टर ताहिर, लेकिन ये कामयाबी मिली कैसे? धारा 370 के प्रावधान हटा दिए गए। 2019 से केंद्र सरकार सीधे अपने नियंत्रण में कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए है, और आप पर भरोसा करने के कारण ही हजारों की संख्या में लोग कश्मीर आ रहे थे, घाटी आ रहे थे। पहलगाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पहाड़ नहीं, मैदानी इलाका है। ऐसे मैदानी इलाके में इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया गया। वो सफल हुए तो ठीक है, हम कैसे नाकाम हुए और इस नाकामी के कारणों को भी क्या कुछ खोजा गया, यह सवाल साथ में पूछा जाएगा। इस पर कोई नजर आपकी गई? देश के सबसे प्रमुख राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते डॉक्टर ताहिर चौधरी। देखिए हिमांशु जी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, वहां पे इस तरह की वारदात हो जाती है। और मुझे लगता है कि अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे होती, हमारे जवान वहां पे होते, तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता। हमारे जवान थोड़ा लेट पहुंचे हैं वहां पे, और वो ऐसी जगह थी जहां पे आपको ट्रैक पे मुझे लगता है 4.5-5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात हुई है, कश्मीर के अंदर जब आप जाते हो तो आपको हर जगह सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट दिखता है। हमारे जवान 24/7 खड़े रहते हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हम उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हमने कश्मीर में यह भी देखा है कि अगर एक जगह पे एक जवान शहीद होता है, उसी टाइम पे वहां पे उसको उठाने के बाद, वहां पे खून को साफ करने के बाद दूसरा जवान वहां पे ड्यूटी पे आ जाता है। ये चीजें भी देश के अवाम ने देखी हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी हैं। लेकिन ये वारदात हुई है, हमने अपनों को खोया है, हम सदमे में हैं, और मुझे लगता है अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा। थोड़े दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा, और जो जवाब आप मेरे से सुनना चाहते हो, मुझे लगता है कि वो देश का हर अवाम सुनना चाहता है, हर इंसान सुनना चाहता है, वो जवाब सबको मिलेगा। सबको मिलेगा, ये कहना है डॉक्टर ताहिर चौधरी का। मैं संजीत सिरोही साहब के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दूसरा राजनीतिक विचार इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से दिख रहा है जानने में हमारी दिलचस्पी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो सरकार है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस हादसे को, इस हमले को और आने वाले समय को किस तरीके से देख रही है? हमारे साथ हामिद मलिक साहब हैं। मलिक साहब, कुछ रोशनी देंगे आप? पहले हिमांशु जी, मैं पूरे कश्मीर की तरफ से और अपनी तरफ से पुरजोर मजम्मत करना चाहता हूं ये मसला हमले का, क्योंकि ये हमला कश्मीरियों पर है, ये हमला हमारे मेहमानों पर है, हमारी मेहमान नवाजी पर है, और जो आगात किया गया है वो हमारी रोजी पर भी किया गया है। इसलिए हम बिल्कुल पुरजोर मजम्मत करते हैं, दिल की उम्मीद गहराइयों से मजम्मत करते हैं, और उनके साथ हमदर्दी है जो अभी बीमार है, जिनको जख्म लगे हैं, उनको अल्लाह जल्दी शफा दे। और दूसरी बात, जो माओं ने अपने बेटे खोए हैं, जो बहनों ने अपने भाई खोए हैं, उनके साथ बिल्कुल हमदर्दी हमारी है। और हम शर्मिंदा भी है क्योंकि हमारे घर में हमारे मेहमानों को मारा गया। हम शर्मिंदा है क्योंकि हम अपने मेहमानों की हिफाजत न कर पाए। हम शर्मिंदा नहीं मारा गया
ताकि ये दाग नहीं लगता, ये ब्लैक होल हम पर नहीं लगता, जो आज तक नहीं लगा है। क्योंकि कश्मीरी बिल्कुल हर वक्त कश्मीरी मेहमान नवाज माना जाता है, तो मेहमान नवाजी में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। मगर हम इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि हमारी स्टेट में और हमारी रीजन में, हमारे कश्मीर में हमारे मेहमानों को हमारे घर में कत्ल किया गया। ये छोटी बात नहीं है। चाहते हैं कि उनको जवाब मिले, क्योंकि जानवरों का लास्ट एंड यही होता है, उनके लिए मौत अच्छी होती है। इनको मौत मिलनी चाहिए, इनको वो सजा मिलनी चाहिए जो दुनिया देखे, जो कश्मीरी भी देखे। और कश्मीरी आज सड़कों पर भी रो रहा है, कल से कश्मीर में खाना भी नहीं खाया है। हर गली में, हर चौराहे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर गली बंद है, हर शहर बंद है, हर टाउन बंद है, हर गांव बंद है। तो हम इजहार यकजहती भी करते हैं, मगर इजहार यकजहती करने से भी कुछ नहीं होगा। मगर हम फिर बोलते हैं कि ये ब्लैक होल है हमारे पर, क्योंकि हमने अपने मेहमानों का हमारे घर में कत्ल हुआ है। ये सबसे बड़ी आघात हमारे ऊपर हुई है। हमारे मलिक साहब, एक बात बताइए, आप इतने व्यथित हैं, इतने दुखी हैं, ये हमला किन के द्वारा है? कश्मीरियों के द्वारा है जो भारत में रहते हुए भारत की खिलाफत करते हैं, या आपका मानना है कि ये शुद्ध रूप से पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हैं जिन्होंने कश्मीर की शांति में खलल डालना चाहा, कश्मीर की प्रगति में खलल डालना चाहा, और कश्मीर जो शांति के रास्ते पर आगे बढ़ चला है उसे अशांत करना चाहा? कौन दिखाई दे रहा है आपको इसमें? हिमांशु जी, पहले हिस्ट्री ही देख लीजिए। 1947 में हमारे पास चॉइस थी कि कहां जाने की, मगर हमने अडॉप्ट किया गांधी का हिंदुस्तान, जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक मुल्क। तब से 1947 से ये चाहते हैं कि हम बर्बाद हो जाए। ये इनके अंदर हमारे ऊपर बुगुज है, इनके अंदर हमारी शरारत है। ये चाहते हैं कि कश्मीर बर्बाद हो जाए, ये चाहते हैं कि कश्मीर अशांत रहे, ये चाहते हैं कश्मीर तरक्की ना करे, ये चाहते हैं कश्मीर आराम से नहीं रहे, ये चाहते हैं कश्मीर इंसानियत से नहीं रहे, ये चाहते हैं कि कश्मीरियों के घर खाली हो, ये चाहते हैं कि कश्मीरी मरे, ये चाहते हैं कश्मीरी को गोली आए। तो ये तो नई बात है ही नहीं। नई बात आप कुछ और कहो कि नहीं, उनका हाथ नहीं होगा इस पर, ये तो डेफिनेटली हाथ होगा। हम चाहते हैं कि इनको जवाब मिले और बिफिटिंग रिप्लाई मिले। और ऐसा एक बात और समझना चाहता हूं हामिद मलिक साहब, 1947 में कश्मीर के राजा ने और कश्मीर के अवाम ने शेख मोहम्मद साहब के मौजूदगी में, शेख अब्दुल्ला साहब की मौजूदगी में, यह फैसला लिया था कि हम भारत के साथ रहेंगे। फिर भी कश्मीर का एक भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। क्या आप मानते हैं कि कश्मीर के उस भूभाग का पाकिस्तान के कब्जे में बने रहना भारत के साथ जुड़े हुए कश्मीर के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है? अगर पूरा कश्मीर भारत के पास होता, भारत के साथ होता, भारत का हिस्सा होता, तो शायद ज्यादा बेहतर हालात होते। इस हालात को बनाना चाहिए। हाँ, ये तो बात हिमांशु जी, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अगर वो हमारे साथ होता तो लॉन्चिंग पैड नहीं बनते, इतनी हालत खराब नहीं रहती, ये डिस्प्यूटेड नहीं रहता, ये ड्रामा नहीं होता जो वो ड्रामा करते हैं, क्रिएट ड्रामा नहीं होते। हम थोड़ा आराम से रह रहे थे। हम भी चाहते हैं कि अमन से रहे, हम भी चाहते हैं सुकून से रहे, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिख कर आगे जाए, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रोग्रेस करें, हम भी चाहते हैं कि कश्मीर के लोग वेल्दी हो। मगर जो हम चाहते हैं वो जो साइड में है, वो नहीं चाहते कि हम प्रोग्रेस करें, वो नहीं चाहते कि हम तरक्की करें, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फूले फले। क्योंकि उनका वो याद उनको हिस्ट्री है कि 1947 में कश्मीर, वो सोचते हैं कश्मीर ने हमसे धोखा किया है। मगर हमने धोखा नहीं किया, हमने ठीक किया, क्योंकि हमें पता था इनका फ्यूचर डार्क है, पता था कि ये हमें तंग करेंगे, पता था कि ये खूंखार लोग हैं, पता। इसीलिए हमने गांधी का हिंदुस्तान, जवाहरलाल नेहरू जी का हिंदुस्तान और डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के साथ हमने इलाहा किया, हमने मुनज़्ज़म किया। तो मैं एक आखिरी टिप्पणी और चाहूंगा हामिद मलिक साहब, आपने फैसला लिया पर एक हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। अगर आप आज समीक्षा करें कि जो भारत के साथ रहा हुआ कश्मीर है और जो पाकिस्तान के साथ कब्जे वाला कश्मीर है, दोनों के हालात में क्या अंतर दिखता है आपको? ऑब्वियसली बहुत फर्क है। ऑब्वियसली लिटरेसी में, एजुकेशन, हेल्थ में, बाकी डेवलपमेंट सेक्टर में काफी जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वो अभी भी क्या बोलते हैं, यूके मजदूरी करने जाते हैं और हमारे बच्चे वहां पढ़ाने जाते हैं।
वो अभी भी वहां दूसरे मुल्क में, अरब में मजदूरी करने जाते हैं, मगर हमारे बच्चे वहां डॉक्टर अब है सऊदी अरबिया में, हमारे बड़े पोस्टों पर बैठे हैं, यूके में भी बड़े पोस्टों पर बैठे हैं, यहां से जाते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। नहीं, काफी फर्क है। तो ये टिप्पणी करनी आज ठीक नहीं है, ये टिप्पणी करना या तो दूसरी बातें करना, मुझे लगता है आज का दिन जो ब्लैक डे है, जो कल का दिन रहा हमारे लिए, आज का दिन भी ब्लैक डे है, क्योंकि हम पर आघात हुआ है, हमारे मेहमानों पर आघात हुआ है, हमारे मेहमानों का हमारे घर में कत्ल हुआ है, और इसका जवाब मिलना चाहिए, और ऐसा जवाब मिलना चाहिए ताकि दोबारा ये ना हो। तो क्या उस जवाब में आप पाक के कब्जे वाले कश्मीर को भारत के साथ देखना चाहेंगे मलिक साहब? सीधा सवाल ये है। ये तो फारूक साहब ने कब का कहा कि जल्दी करो, अगर लाना है आप लेकर आइए, हम साथ आपके हैं, क्यों नहीं? अगर कुछ मुल्क डिसाइड करे, हमारे जो हुकूमत है वो डिसाइड करे, हम तो हुकूमत के साथ है, हम वहां पर भी अपने हिंदुस्तान के साथ हम तो हुकूमत के साथ है, हम तो चाहते हैं कि ये हो। ये कहना है हामिद मलिक साहब का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ संजीव सुरोही साहब हैं। सुरोही साहब, आप इस पूरे घटनाक्रम को देखकर कितने अचंभित हैं? जिस प्रकार से हमारी तैयारी थी, जिस प्रकार से हमने सुरक्षा बल तैनात किए हुए थे, धारा 370 के प्रावधान हटाने के बाद में भी हमने कश्मीर को स्वायत्त राज्य का दर्जा नहीं दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, और उसका मूल कारण यही बताया गया कि सुरक्षा संबंधी कारणों से अभी हालात नहीं है, फिर भी यह हादसा हो गया। इस पर आपकी निगाह कहां चूक गए हम? डॉक्टर हिमांशु जी, आपका बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले तो मैं कोई अचंभित नहीं हूं। जब 16 अप्रैल को वहां के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने ये सब बातें बोली थी, तो मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी घंटी बजनी चाहिए थी। लेकिन बड़े दुख की बात है, उनकी घंटी नहीं बजी। और अभी जो मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, बीजेपी के भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, अब जो है उनको कि जी हमारा जो है पूरा का पूरा उनके जो मृतक है उनके साथ है, वो सब हो गया है, वो 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए। अब सवाल इस चीज का है कि सवाल पूछे जाने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि चूक कहां पे हुई, गलती किसकी है, इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर वहां पे 2000 टूरिस्ट थे तो वहां पे सिक्योरिटी के लिए क्यों नहीं इंतजाम किए गए, जबकि आसिफ मुनीर 16 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा जो है गले की नस है और हम कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या ये संकेत नहीं था? क्या ये संकेत नहीं बता रहा था कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? उसके बावजूद भी वहां पे जो है निहत्तर वो टेररिस्ट आते हैं, बॉर्डर पहलगाम से दूर है, टेररिस्ट आते हैं, उनका भी किसी न किसी ने मदद की होगी तभी वो वहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कई दिन रैकी की होगी, ऐसे टेररिस्ट अटैक नहीं हो जाते हैं। और चाहे हम हो, फौज हो या टेररिस्ट हो, हर चीज की एक्शन लेने से पहले उसकी रैकी की जाती है। तो मेरे को पक्का ये है कि वहां पे रैकी की गई होगी, टेररिस्टों से देखा होगा किस समय कितने टेररिस्ट होते हैं, किस हालात में होते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के कोई लोग वहां होते कि नहीं होते, स्टेट पुलिस या सीआरपीएफ या जो भी वहां पे सिक्योरिटी की जिम्मेवार है, क्या वो है कि नहीं। जब उनको लगा यहाँ पे कोई नहीं है तब उन्होंने ये वारदात की। तो हिमांशु जी, मैं कोई अचंभित नहीं हूं। अगर सरकार अपंजित है और सरकार सरप्राइज हुई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसमें गलती मैं पूरी की पूरी दोनों सरकार की मानता हूं, जिसमें निहत्तर लोगों को मरवा दिया। और कब तक हम जो ये रोना रोते रहेंगे जी? हमें जो है रोना बंद करना चाहिए। अब एक्शन का समय है और एक्शन सरकार को लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब भी एक्शन लिया जाए वो एक्शन ऐसा हो कि उसके बाद कम से कम 2, 4, 10 साल तक पाकिस्तान हिम्मत ना करे। हर बारी जो भी हमला होता है, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, प्रेस स्टेटमेंट देते हैं कि हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, हम उनको घर में घुस के मारेंगे। कब मारेंगे हम घुस? 36 साल हो गए। ये सवाल है संजीव सुरोही साहब का। लेकिन संजीव सुरोही साहब, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, उसके जवाब में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उससे पहले 18 सितंबर 2016 को उरी का हमला हुआ था, तब 19 सैनिक हमारे मारे गए थे, तब भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आपसे जानना ये चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक को आप समाधान के तौर पर देखते हैं या केवल संदेश के तौर पर देखते हैं? क्या आपको लगता है संजीव सुरोही साहब कि एक दमदार सरकार, एक रसूखदार सरकार अब
यह फैसला लेने की स्थिति में आनी चाहिए कि पूरा कश्मीर हमारा है, केवल नारे में नहीं होना चाहिए। इस बार आपकी दृष्टि क्या है, क्या अड़चन है हमें? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक का है वो एक संदेश है, वो कोई टेररिस्टों को खत्म करने का वो नहीं है, इंतजाम नहीं है। क्योंकि टेररिस्टों का अब जब ये हुई है, जो कल जो वारदात हुई है, इससे पहले खबर ये आ रही है कि टेररिस्टों के जो कैंप थे पीओके में, उनको खाली करा दिया गया है। उनके जो मिलिट्री एसेट्स है उनको नॉर्थ की तरफ मूव करा दिया, क्योंकि उनको भी अंदेशा है पाकिस्तान को कि भारत इस हादसे के बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि वो चाहता है हम कार्रवाई करें। क्यों चाहता है वो कार्रवाई करना? क्योंकि बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनवा में प्रॉब्लम है, पीओके में प्रॉब्लम है। तो वो जनता का जो है ध्यान हटाने के लिए ये चाहता है कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ कार्रवाई करे, जिससे वहां की आवाम जो कि गरीबी में जूझ रही है, वो जो है, क्योंकि एक नैरेटिव है जो पाकिस्तान में 1947 से चल रहा है, और वो नैरेटिव ये है कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब भारत उसके ऊपर कुछ एक्शन करेगा तो ये नैरेटिव दोबारा चलाया जाएगा कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और फौज वहां पे, फौज ही एक ऐसी है जो पाकिस्तान को भारत से बचा सकती है। तो उसमें क्या होगा, जो फौज का मोराल डाउन है वो अप हो जाएगा, जनता का फौज के ऊपर दोबारा जो है भरोसा हो जाएगा। यही पूरी चाल है। इसको जो है इस लेवल पे समझने की जरूरत है। बाकी जो वो मार दिए उनका सबको दुख है, लेकिन अब जो है कोई ना। और जहां आपका सवाल इस चीज का है कि पीओके का, बिल्कुल पीओके को जब हम उसको पिछले 1947 से कह रहे 48 से कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो कब तक ऑक्यूपाइड रहेगा? ये 70-75 साल से तो ऑक्यूपाइड है। क्या हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हम पूरी जो है 100 साल मनाएंगे उसको पीओके करने के? क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? तो मेरा ये मानना है पीओके को अपने कब्जे में किया जाए, जो टेररिस्ट कैंप हैं उनको उड़ाया जाए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, ये तो शतरंज के मोहरे है। ये तो आप आज 2 मार दिए, कल 4 मार दोगे। जो असली चलाने वाले हैं इसको, जो लाहौर में रावलपिंडी में बैठे हैं, जिस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा, इजराइल ने हमास के चीफ को ईरान में मारा, जब तक इनके लीडरशिप नहीं खत्म की जाएगी आप टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते। हिमांशु, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है संजीव सुरेश साहब आपकी। लेकिन आपसे जानना यह चाहता हूं कि असीम मुनीर ने सीधे तौर पर भारतीय फौज को ललकार दिया अपने भाषण में। उन्होंने कहा 13 लाख फौजियों की सेना वाला भारत क्या कर लिया हमारा, जो ये 1,500-2 हजार लोग कर लेंगे। क्या कहते हैं इस ललकार के संदर्भ में? देखो जी, जो आदमी, सबसे पहली बात तो हिमांशु जी समझने की ये है, वही आदमी ललकारता है जो अपने आप को कमजोर समझता है। उस आदमी को जिसके अंदर ताकत है उसको ललकारने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे आदमी को ऑलरेडी पता है कि ये जो आदमी है इसके साथ तुम नहीं भिड़ सकते। नंबर 1। नंबर 2, आसिम मुनीर साहब शायद 1971 की लड़ाई में थे नहीं, हो सकता है तब फौज में भी ना आए हो। उस समय जो है वो भूल चुके हैं कि 1971, 1965, 1999 और 1948 4 युद्ध लड़ चुके हैं वो हिंदुस्तान की फौज के साथ। और हिंदुस्तान की फौज ने उनका क्या किया है उनको भी पता है, पूरा का पूरा देश को तोड़ दिया है। और वो जो बात कर रहे हैं कि 13 लाख जो हिंदुस्तानी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और कोई भी जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो ये न्यूक्लियर स्टेज तक हमको लड़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर हो तो उस वॉरफेयर में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास अब जो बलूचिस्तान, सिंध वगैरह बचा है, ये भी उसका टूट जाएगा। तो आसिम मुनीर साहब सिर्फ अपनी फौज का और अपनी जनता का मोराल अप करने के लिए ये बकवास करिए, अदरवाइज उनके दिल में भी उनको ये पता है कि उनकी काबिलियत क्या है, और वो काबिलियत पहले हम देख चुके हैं। उनकी काबिलियत हम देख चुके हैं। लेकिन मेरे पास रमेश भांजी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे जानने के लिए कुछ दूसरे सवाल है। पूरा देश अचंभित भी है, आहत भी है, पर कश्मीर का भविष्य क्या है रमेश भांजी, ये सवाल है। बदले की बात हर तरफ से आ रही है, वो तो ठीक है, पर क्या उस बदले की मांग से, उस बदले की भावना से कश्मीर की तस्वीर बदल जाएगी? एक लंबे अरसे के बाद कश्मीर मुख्य धारा में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा था। सूनी हुई हाउस बोट एक बार फिर आबाद दिखाई देती थी।
टूरिज्म एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा था। पूरा देश स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया को भूलकर कश्मीर जाने के लिए लालायित हो रहा था। कितना बड़ा आघात है कल का ये हमला कश्मीर की संभावनाओं को लेकर, क्या कहते हैं? मैं शुरू से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि कितना भी नॉर्मल दिखे, कश्मीर हमेशा ऐसा ही रहेगा। छुटपुट 2 साल ठीक रहा, 3 साल ठीक रहा, 4 साल ठीक रहा, लेकिन नॉर्मलाइज जैसे पहले हुआ करता था कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान को आसिम मुनीर का, जैसे कर्नल साहब ने अभी कहा, आसिम मुनीर का, देखिए आइसोलेशन में नहीं, आसिम मुनीर ने हवा में बात नहीं की। जब तक उसको, अभी तक क्यों नहीं उसने ऐसी बात की? जब तक उसको कोई सपोर्ट ना हो, कोई फीडबैक ना हो, वो क्यों ऐसी बात करेगा? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट देखिए, फरवरी में हमास का चीफ आया था वहां पे रावलाकोट में, वहां पे उसकी मीटिंग हुई थी। हमास का चीफ नहीं, शायद कोई लीडर था, टॉप लीडर था हमास का, फरवरी 5 या 7 को। तो उसकी मीटिंग हुई थी जेईएम लीडरशिप से, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा। उसमें भी वहां पे क्या डिस्कस हुआ कुछ पता नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश का, जब अगर हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, बांग्लादेश भी क्योंकि पाकिस्तान आर्मी वहां जा रही है, वहां डिप्लॉय हो रहा है कुछ, मतलब ये देखिए, अगर इंटरनेशनल उस बैकग्राउंड में अगर देखें, आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट है वो हवा में नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। नंबर 1। नंबर 2, जो ये कमिंग बैक टू, मैं इस बात वापस इस आतंकी हमले पे आना चाहता हूं। देखिए, मैं पॉलिटिकल रिटॉरिक में नहीं जाना चाहता, पॉलिटिकल इसमें, अगर थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए हम उसमें, देखिए ये ऐसे अटैक लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं होते, कभी नहीं होते। ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये जो आतंकी थे वो राजौरी से आए थे, राजौरी से फिर किश्तवाड़ में एक टॉप माउंटेन पास है सिमथन पास से बिल्कुल अनंतनाग है। वो पहले तो ये बिल्कुल आउट ऑफ रीच था, लेकिन अब मोटरेबल रोड बन गया, वहां पे टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहां से जाते हैं अनंतनाग और पहलगाम। अच्छा, अब ये कर रहे हैं कि भाई हम ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हो भाई? वो तो आतंकी हमला करके चले गए, वो हो सकता है सिमथन पास से वापस राजौरी चले गए होंगे, आप किसको ढूंढ रहे हो? और ये देखिए, उन्होंने, आतंकियों ने, देखिए कंट्रोल, ये क्या है, कॉन्स्पिरेसी क्या है, आतंकियों ने अगर बाईसरन ही क्यों चुना? बाईसरन एक ऐसा एरिया है पहलगाम में जो पहलगाम टाउन से 4-5 किलोमीटर दूर है और आउट ऑफ मतलब वहां पे मोटरेबल रोड नहीं है, या तो आपको घोड़े पे जाना पड़ेगा या पैदल जाना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर, उसमें घंटा भर तो लग जाएगा। अच्छा, वो आतंकी सुना 20 मिनट तक थे वहां पे कांड करने के बाद, उनको पता, दैट मींस उनको मालूम था कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहां नहीं आने वाले। बाईसरन इसलिए चुना क्योंकि पहलगाम में तो आड़ू भी है, बहुत सारी जगह है जहां पे टूरिस्ट जाते हैं, और बाईसरन में उस समय 2000 के लगभग टूरिस्ट थे। ये देखिए साजिश कैसी, ये देखिए जो ये अटैक हुआ, ये इट वाज नॉट, ये मतलब इसकी हफ्ते भर से साजिश हो रही होगी, कहां से सिमथन पास से आ गए, कहां से, ये देखिए मतलब, और हमास का इस तरह होना, हमास लीडर का इस तरह होना, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जैसे कर्नल साहब ने अभी कहा कि घंटी बजनी चाहिए थी आसिम मुनीर के लेक्चर के बाद, करने के बाद घंटी बजनी चाहिए थी। आसिम मुनीर तो एक मोहरा है जैसे, और ये अगर देखें, ये एक जैसे इजराइल पे अटैक हुआ, ये एक मिनी इजराइल था, उस वहां पे भी पार्टी गोयर्स पे अटैक हुआ, यहाँ पे टूरिस्ट पे अटैक हुआ। पर रवि भाई जी, मेरा ये सवाल है आपसे, इजराइल पे अटैक हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है गाजा में, उसकी गूंज अभी भी सुनाई दे रही है लेबनान में। क्या भारत की सरजमी पर हुए हमले की प्रतिक्रिया की गूंज उस तरीके से होने की उम्मीद है? हमारे देश के नेता तमाम मंचों से पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बना देने का दावा कर रहे हैं, संसद के अंदर भी कर रहे हैं, संसद के बाहर भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आसिम मुनीर के बयान के बाद हमारे पास एक मौका है, अगर वाकई हमारी इच्छा है और वाकई हमारी ताकत है, तो अब हमें उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ना कि केवल बयान देने चाहिए? जहां तक मेरा ख्याल है, जो मैंने देखा, हम लोगों ने खुद ही थ्रेशोल्ड बढ़ाया है। बॉम्बे अटैक हुआ, कुछ नहीं करेंगे, वो अटैक हुआ, कुछ नहीं, थ्रेशोल्ड बढ़ता गया। भाई ये लोग कुछ नहीं करते, ठीक है मारो। अब ये भी देखिए, कल तक जितना आक्रोश था, आज जितना आक्रोश है, अब हफ्ता भर देखेंगे आप, आक्रोश खत्म हो जाएगा सरकार में भी, और फिर हफ्ते भर के या महीने भर के बाद खबर आएगी
भाई वहां पे 4 टेररिस्ट को मार दिया जो पहलगाम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अरे यार, वो टेररिस्ट तो सिमथन पास क्रॉस करके राजौरी पहुंच गए होंगे, हो सकता है उन्होंने बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया होगा। जो ऐसे ट्रेन टेररिस्ट होते हैं, आर्मी यूनिफॉर्म है जैसे, वो मतलब रुकेंगे नहीं आपके लिए, आप ड्रोन से कैच करोगे उसके लिए, वो ट्रेंड होते हैं। रुकेंगे नहीं आपके लिए, निकल भी चुके होंगे। गुस्सा अभी है, एक हफ्ते बाद रहेगा क्या। लेकिन मेरे साथ में हामिद मलिक साहब बने हुए हैं। मलिक साहब, हादसे के संदर्भ में, हमले के संदर्भ में भारत सरकार की प्रतिक्रिया का मैं इंतजार है, एक्शन का मैं इंतजार है, पर जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना भविष्य आपके साथ भी देखा है। बहुत चुनौतीपूर्ण खबरें आ रही हैं, तमाम पर्यटक अपने अपने राज्यों की ओर वापस जा रहे हैं, बड़ी संख्या में बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, होटल्स खाली हो रहे हैं, लॉज खाली हो रहे हैं, टैक्सियां खाली हो रही हैं। कैसे निपटेंगे इनसे? कितनी बड़ी चुनौती है उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए इन हालात के बीच में इस राज्य को बचाए रखने की, लोगों का विश्वास बनाए रखने की? हिमांशु जी, वो तो पहले से ही अब चैलेंज जो है, चैलेंज बहुत ज्यादा है। तो वो पहले दिन से है, क्योंकि जब हमने सरकार पकड़ी, क्योंकि वो स्टेटहुड का मामला हो, क्योंकि हमारे हाथ में न होम है, न रेवेन्यू है, न कोई चीज है। तो जो आपने देख लिया कि ट्रांसफर्स भी हम नहीं कर पाते, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम संभालना चाहते थे, अगर हमारे पास होता, आज होम होता, तो हम जवाबदेह होते, मगर हम अभी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते, हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, कुछ बीजेपी के बारे में या सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि हम शर्मिंदा है कि हमारे रीजन में हमारे मेहमानों का कत्ल हुआ। तो हम बिल्कुल शर्मिंदा है उस लिहाज से। तो संभालेंगे, क्यों नहीं संभालेंगे। लोग खुद जानते हैं कि कश्मीरी कैसे हैं, कश्मीरी मेहमान नवाज है। तो उनका मतलब भी यही था कि हमारा इकोनॉमिक बैलेंस तबाह हो जाए, और वो डिवाइड रूल की पॉलिसी जो आपने अभी कहा कि नाम पूछकर मारे गए, तो नाम पूछना, ये क्या बोलते हैं, रिलीजन पूछना या जाति पूछना, तो इसका मतलब है वो जो आग थोड़ी बहुत लगी थी डिवाइड की, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की, तो उसमें घी छिड़कने का काम कर रहे हैं। तो हमें इस कॉन्स्पिरेसी को समझना चाहिए और यूनाइट होकर इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। यूनाइटेड होकर हमें टेररिज्म के खिलाफ मुकाबला करना होगा। जरूर संभालेंगे, ये कहना है हामिद जी का। आप कह रहे हैं जरूर संभालेंगे, और मेरा सवाल यह है कि कैसे संभालेंगे? भाई, सबसे पहले पर्यटक को क्या चाहिए? सुरक्षा। जब सुरक्षा को लेकर ही इतनी बड़ी आशंका सामने आ गई, तो आप कैसे संभालेंगे? लोग, आपने अपने इंटरव्यू नहीं सुने जो हमारे मेहमान अभी वहां है, तो उन्होंने भी ये कहा, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसीलिए ये कर रहे हैं ताकि डिवाइड हो, ताकि यूनाइट हम ना रहें, ताकि लड़ाई और छिड़े, ताकि वो मैंने बोला कि आग में घी का काम कर रही है। तो इसीलिए नाम पूछकर, बाकी पूछकर उन्होंने ये किया, टेररिज्म जो कार्रवाई की, जो हमारे मेहमानों का कत्ल हुआ। तो आप लोगों को भी समझने की जरूरत है, और पूरे मुल्क के लोगों को समझने की जरूरत है कि ये कॉन्स्पिरेसी एक बड़ी चल रही है बिहाइंड द कर्टन्स। तो इसको संभालने की जरूरत है, आपको भी संभालने की जरूरत है, हमें भी संभालने की जरूरत है, और पॉलिटिकल पार्टियों को सबसे ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इसको पोलिटिसाइज ना करें, इस मसले को पोलिटिसाइज ना करें, पोलिटिसाइज के बजाय बिल्कुल यूनाइट होकर इनका जवाब दे और इनको पाई तकमील तक पहुंचाए, इनको मौत के गात उतारे, ताकि सबक मिले दूसरों को। इसलिए मैं दूसरों को, ये हामिद जी का कहना है, राजनीतिक दल इस पर राजनीति ना करें। मैं एक आखिरी कोशिश करता हूं डॉक्टर निर्मल सिंह जी से बात करने की। निर्मल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था जी। मैं अपने साथी जी को सुन रहा था जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं जी। अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि हम सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन जो है हम देखते हैं कि ये घड़ी ऐसी है जहां एकजुट होना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि वहां राज्य सरकार जो है वो वहां पर जब अमित शाह आए हैं, मुख्यमंत्री जो वहां पर थे, लेकिन ये बात जो है ये बनी रहे, इतना कहूंगा। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान मैं सुन रहा था, जब ये बात आई, आप कहते कि क्या रिस्पॉन्स होगा, उस रिस्पॉन्स की बात जब आती है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं क्या जो है उसमें पाकिस्तान के पास ऐसे बम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि शासन नहीं होनी चाहिए, पक्की बात है, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लिया इसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जद्दा में थे, वो वापस आ गए, अमित शाह कल ही पहुंच गए, और जिस प्रकार से वो सारा प्लानिंग हो रहा है
आप देखिए, वेट करिए, माकूल जवाब दिया जाएगा। हमने एयर स्ट्राइक करके भी जवाब दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके भी जवाब दिया। नहीं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपसे थोड़ी मेरी इस सवाल को लेकर अपेक्षा ज्यादा है। आप जम्मू कश्मीर भाजपा की आवाज हैं। इस हमले के बाद भारत सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से डॉक्टर निर्मल सिंह क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या जवाब दिया जाना चाहिए इस हमले के बाद? क्या अपेक्षा है कश्मीरियों की? थोड़ा रोशनी देंगे। आज 140 करोड़ भारतवासी चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और वहां की आर्मी को सबक सिखाया जाए, क्योंकि 2 दिन पहले जैसे वहां के आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने हिंदुओं को और कश्मीर को लेकर जो बयान दिया है, सीधा उसके साथ ये बात जुड़ती है। तो जब तक आर्मी की कमर नहीं तोड़ेंगे हम, जब तक तो उनके साथ पीएलजे के ऊपर के उनके 2 हाथ नहीं होंगे, मुझे लगता है इसको सबक नहीं आएगा। बाकी डिप्लोमेटिक जो रहता है, स्ट्रेटेजीज रहती हैं, बाकी चीजें रहती हैं, मिलिट्री एक ऑप्शन है, और हमें इन एक्सपर्ट्स को छोड़ना चाहिए। अपने केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। मोदी जी ने करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे, ये हमें विश्वास होना चाहिए। आगे भी करके दिखाएंगे, ये विश्वास होने हैं। लेकिन सुरोही साहब, आपसे मेरा एक अलग सवाल है। पाक के कब्जे वाले कश्मीर को हम लेकर रहेंगे, ये बात वर्तमान में सत्तारूढ़ दल के नेता कई बार से कह रहे हैं, पर कोई उपक्रम नहीं करते। आपने एक वजह बताई कि दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न है, पर परमाणु शक्ति होने के बावजूद भी रशिया यूक्रेन पर उसका हमला नहीं कर रहा। कहां अड़चन आपको दिखाई देती है कि अगर हम पाक अधिकृत कश्मीर को लेने की कोशिश करते हैं तो बात कहां अटक जाती है? बतौर रक्षा विशेषज्ञ इस पर रोशनी देंगे। कितना मुश्किल है भाषण देना और कर दिखाने में? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो हिमांशु जी, और मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं। जो बीजेपी सरकार है, पहली सरकार तो खैर इस बारे में बात ही नहीं करती थी। पार्लियामेंट में जरूर बिल पास हो गया, पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे। अब वो लेके कब रहेंगे, वो 11 साल से तो मोदी जी आ गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। क्या एक्शन प्लान है उनका? हो सकता है उनका प्लान बना हो, वो सबको नहीं, सार्वजनिक नहीं है। लेकिन पॉइंट कहने का ये है कि उसमें रुकावट सिर्फ ये है, जो मैं देखता हूं, कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, भारत की जो आर्म फोर्सेज है, उनके अंदर क्षमता है। जो सरकार आदेश देगी वो सरकार उसको वो बड़ी ईमानदारी से और बड़ी वफादारी से उसको निभाएंगे और उसको काम को पूरा करेंगे। अब ये तो सरकार की पॉलिटिकल विल है कि वो कितना बड़ा रिस्क, उनके रिस्क एपिटाइट उनका कितना है, कितना रिस्क ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक अमेरिका हमको जो है ग्रीन सिग्नल नहीं देता है कि आप जो है पीओके के ऊपर हमला कर सकते हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार कुछ कर पाएगी। लेकिन हाँ, जिस दिन अमेरिका ने भारत सरकार को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया और भारत सरकार ने ये निर्णय ले लिया, उसके बाद मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय फौज, भारत के आर्म फोर्सेस इस काबिल है कि पीओके के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। इसमें जो है डिप्लोमेसी का रोल है, इसमें पॉलिटिकल विल है। जहां तक मिलिट्री का सवाल है, मिलिट्री इस काम को पूरा करने की पूरी क्षमता रखती है। हिमांशु जी, सुरेश साहब, इसकी टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आपने अमेरिका की बड़ी अहमियत जताई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस समय भारत के दौरे पर है, और आज से 25 साल पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब बिल क्लिंटन तत्कालीन राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे। तब अनंतनाग में इसी किस्म का हमला हुआ था जिसमें 35 सिखों का कत्ल कर दिया गया था। क्या जेडी वेंस के दौरे के दौरान इतना बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब होगा या हमारे लिए परेशानी का सबब होगा? इस पर कोई दृष्टि आपकी जाती है? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हो ये हमारे लिए तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए और बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन मैं इसको थोड़ा और ऊपर लेवल पे ले जाता हूं। ये जो आतंकी हमला है, जैसे पहले भी प्रवक्ता ने बताया है, जैसे मैंने भी कहा था, आसिफ मुनीर, फिर उन्होंने जो पत्रकार है उन्होंने कहा कि नहीं, आसिफ मुनीर से नहीं, उससे पहले जब हमास के जो वहां पे बड़े लीडर आए थे पीओके में, तब से ही घंटी बजनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हुआ है कार्रवाई, इसमें
ये और जल्दी इसकी क्यों हुई है? हो सकता है ये इतनी जल्दी ना होता, क्योंकि जब से अमेरिका और चाइना का टैरिफ वॉर चला है तब से ये आकांक्षा लगाई जा रही है कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में है टैरिफ की वजह से वो कोई और दूसरी जगह देखेंगे शिफ्ट करने की। अब सबसे लिए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है भारत, क्योंकि वियतनाम भी अच्छा ऑप्शन है लेकिन वियतनाम के ऊपर भी ज्यादा टैरिफ लगी हुई है। तो उस चक्कर में मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें चाइना का भी एंगल है कि चाइना ने भी पाकिस्तान को जो है थोड़ी शह दी है कि आप ये टेररिस्ट अटैक करो, भारत इसके ऊपर जो है रिएक्ट करेगा। जब भारत रिएक्ट करेगा तो तुम भी रिएक्ट करना, तो दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भारत के अंदर, भारत और पाकिस्तान के अंदर युद्ध चल रहा है, चाहे वो कितना ही लेवल का हो, स्मॉल स्केल है, मिड लेवल का है, लार्ज स्केल का है। उसके बाद जो कंपनियां सोच रही हैं भारत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने का, उसमें शायद थोड़ा ब्रेक लग जाए। तो मुझे ये लगता है ये साजिश सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, और जेडी वेंस का यह होना और ये टेररिस्ट अटैक होना, इसमें मेरे को पूरा का पूरा जो है चाइना का हाथ लगता है। हिमांशु जी, बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिया है हमारे को सिरोही साहब ने। रमेश भान साहब की इसमें दृष्टि जाती है? रमेश भान साहब, ये सीधे सीधे दो देशों का मामला नहीं, इसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति महसूस कर रहे हैं सिरोही साहब, और भारत की आर्थिक संभावनाओं पर एक हमले के साथ प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया जाए, यह मंशा देख पा रहे हैं सिरोही। क्या कहते हैं आप? इनका कहना, इनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैंस का यहाँ पे होना, उसी समय अटैक हुआ, ये इंटरनेशनल जो मैसेज गया, सबने, ट्रंप ने मैसेज दिया, पुतिन ने मैसेज, सऊदी, मतलब पूरे विश्व में इसकी गूंज हो गई। तो उस हिसाब से जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम हो जाएगी और फिर प्रोपेगेंडा करेंगे कि भाई देखो इंडिया सेफ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, उससे काफी फर्क पड़ेगा। और अगर युद्ध हुआ, जो मुझे नहीं लगता संभावना है, लेकिन फिर भी कुछ रूल आउट नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में। अगर युद्ध हुआ, इंडिया ही करेगा, इंडिया ही अटैक करेगा, उससे ज्यादा ये होगी इंटरनेशनल हमारी कंडेमनेशन होगी कि भाई देखो वो सब भूल जाएंगे। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है अगर कुछ करना ही है हमको, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, वो ये सब, वो ऑलरेडी तैयार होंगे, पाकिस्तान ऑलरेडी तैयार होगा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, उसको सब पता है। अब एक ही है कि भाई पाकिस्तान को डिसमेंबर कर दो, बलूचिस्तान को अलग कर दो, बस वही, उसी में हमारा खेल होना चाहिए। डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट एक्शन का जमाना गया। और डायरेक्ट एक्शन, मेरा सवाल आपसे यह है कि देश में जिस प्रकार का एक वातावरण निर्मित हो रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है मोदी जी को लेकर, मोदी जी विदेश यात्रा छोड़कर लौटे हैं, अमित शाह कश्मीर गए थे, कश्मीर से लौटकर आए हैं, जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं इस समय पे एक उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, हर तरह से माहौल ये बना है कि बस, और सारे चैनल तो उधार ही बैठे हैं, उनका बस चले तो आज शाम को ही युद्ध करा दें। तो सब माहौल ऐसे है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। क्या आपकी समझ ये कहती है, और जो बुजुर्ग लगातार कहते आए हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, घटना बड़ी हुई है पर प्रतिक्रिया हड़बड़ाहट में नहीं, धैर्य के साथ, विवेक के साथ ऐसी होनी चाहिए जिसमें नुकसान शत्रु पक्ष को हो, ना कि पता चला कि आवेश में हम अपने ही घर जला बैठे। क्या कहते हैं भान साहब? उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं कि अगर इस समय इन्होंने अटैक किया तो उल्टा इन्हीं पे दोष आ जाएगा, इंडिया पे ही। कोई वो नहीं देखेगा कि भाई अब ये इजराइल की हिम्मत है कि अभी तक हमास के मुस्लिम वर्ल्ड के पीछे पड़ा है। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी बात, क्योंकि इंडिया की अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी फिर से, बस इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट एक्शन तो मुझे नहीं लगता। ये अभी ठीक है, आक्रोश है लोगों में, 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट फिर से कहेगी भाई टूरिज्म आ गया, वहां पे वो लोग कहेंगे कि भाई ये हमारे भाई है, कश्मीरी मेहमान नवाजी, वो ये सब, जब तक दूसरा अटैक होगा। ये सब चलता रहेगा, रेटोरिक चलता रहेगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन एक ही है कि पाकिस्तान को भी डिसमेंबर कर दो, खत्म। इस समय बस यही है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स अ मैटर ऑफ, मतलब यही एक तरीका है। डायरेक्ट एक्शन मुझे नहीं लगता एक तरीका ये कहना रमेश भाजी का, लेकिन निर्मल जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जी निर्मल जी। देखिए, मैं अभी डिबेट सुन रहा था किस प्रकार से सुरही साहब, शायद डिफेंस एक्सपर्ट्स, उन्होंने एक एंगल दिया, चाइना का एंगल दिया। अभी डिबेट का रुख बदल गया। देखिए, इसमें डिप्लोमेसी भी है, इसमें हमने जो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी की सपोर्ट की भी जरूरत है,
और इसमें हमें जो है मिलिट्री ऑप्शन भी हमारे सामने है। हमने लिमिटेड ऑप्शन जो है मिलिट्री लिमिटेड जो मिलिट्री एक्शन जो वो किया भी है। मुझे लगता है कि हमें तौर पर छोड़ना चाहिए। मोदी जी का आना तो मजाक की बात नहीं है, अमित शाह का तुरंत पहुंचना मजाक की बात नहीं है। ये जो है राजनाथ सिंह जी रहकर तीनों चीफ के साथ मीटिंग कर रहा और जो जिस प्रकार से मीटिंग चल रही है कोई इस प्रकार का नहीं है कि सिर्फ लोगों को जो है दलाने के लिए कर रहे हैं। और हम सीरियसली सोच रहे हैं। और जिस प्रकार से 14 साल पिछले 11 साल से आपने देखा भारत उभरता हुआ भारत, हमने गलवान भी किया, हमने पीछे जो पाकिस्तान को भी सबक सिखाया, उसको आइसोलेट भी किया। दूसरे वर्ल्ड में भी जो हमारी जो पहचान बनी है, चाइना भी लगभग जो मुझे लगता है आइसोलेट है। अब रशिया भी और अमेरिका भी हमारे साथ जो है हमारे लाइन को टो करता है। तो ये डिप्लोमेसी है। तो इसलिए इस सभी का ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ हम सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम अपनी बातचीत के मर्म में पहुंचे तो देश गुस्से में ये ठीक, लेकिन हुकूमत जिनके हाथों में है उन्हें महज गुस्सा नहीं बल्कि विवेक का परिचय भी देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नजरअंदाज कर सीधी कार्रवाई के विकल्प पर जाना कहीं देश के लिए ही नुकसानदेह ना हो जाए, इस पर भी विचार करना होगा। संजय सिरोही साहब जब ये बात रेखांकित करते हैं कि ये महज भारत पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि इसमें चीन के दखल पर भी विचार किया जाना चाहिए, तो वो बात नजरअंदाज करने योग्य नहीं है। बदले हुए आर्थिक हालात के बीच भारत को जब निवेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आंका जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भारत का असुरक्षित जाहिर होना कहीं हमारे दीर्घकालिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डाल देगा? क्या हम इस एक हमले के कारण ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे? इस पर भी हुकूमत को विचार करना चाहिए। देश को इस समय पर हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि हुकूमत पर दबाव डालने की नीयत के साथ में माहौल बनाना चाहिए। उम्मीद करते हैं जिनको हमने देश की हुकूमत सौंपी है वो वह फैसला लेंगे जो देश हित में होगा, देशवासियों के हित में होगा। हमारी संवेदनाएं इस हमले में मारे गए मृतकों के प्रति और दुआएं उन घायलों के प्रति जो जीवन और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारे हौसले और उम्मीद को समर्पित आज का ये शेर कुछ यूं व्यक्त करता है। मैं आंधियों के पास तलाशे सबा में हूं, मैं आंधियों के पास तलाशे सबा में हूं, तो मुझसे पूछते हो मेरा हौसला है क्या? अदा जाफरी ने जो ये बात कही है ये हर भारतीय के ऊपर मुफीद है। हमारे पूरा समर्थन देश की हुकूमत के प्रति, कश्मीरियों के प्रति और देश के अवाम के प्रति। इसी के साथ मुझे दिया, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।